देखिए, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके पास किसी प्रकार का फॉर्म 16 नहीं है, यानी कि वो ऐसी जगह काम करता है वहाँ पर किसी प्रकार का फॉर्म 16 को इशू नहीं किया जाता है। तो उस केस में उसे क्या करना होगा, अपना खुद का इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन यानी कि फॉर्म 16 बनाना होगा और बाद में इनकम टैक्स का जो ITR 1 होता है उसे अपलोड करना होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं क्या करूँगा, आपको इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन यानी कि फॉर्म 16 किस प्रकार से बनाया जाता है और दूसरे स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि इनकम टैक्स के रिटर्न को किस प्रकार से फिल किया जाता है और उसे किस प्रकार से अपलोड किया जाता है, मैं आपको बताऊंगा। अब रही बात ITR 1, देखिए ITR 1 किन किन व्यक्तियों के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर से आप सैलरीड पर्सन है यानी कि आपकी सैलरी इनकम है या फिर पेंशन इनकम है तो इस रिटर्न का उपयोग कर सकते हैं और आपकी जो एग्रीगेट टोटल इनकम होती है 50 लाख रुपए तक होनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ आप वहाँ पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यानी कि एक हाउस प्रॉपर्टी को वहाँ पर दिखा सकते हैं और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को भी दिखा सकते हैं। अगर से आपकी कैपिटल गेन इनकम है और बिजनेस इनकम है तो आप इस रिटर्न का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो चलिए फॉर्म 16 किस प्रकार से बनाया जाता है और इनकम टैक्स के रिटर्न को किस प्रकार से फिल किया जाता है आज के इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हमारे पास किसी प्रकार का कंपटीशन नहीं है यानी कि कंपनी ने किसी प्रकार का फॉर्म 16 हमें भी इशू नहीं किया है। हमने हमारा फॉर्म 16 यानी कि इनकम टैक्स का जो कंपटीशन होता है हमने खुद से बनाया है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक फॉर्मेट बनाया हूँ और इसमें कुछ कंपटीशन भी किया हूँ। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ में इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे टॉप में आपकी जो भी पर्सनल डिटेल्स होगी आपको एंटर करना होगा, जैसे कि आपका नाम, आपका एड्रेस। देखिए, आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वहां पर कैश में भी सैलरी दी जाती है और आपके बैंक अकाउंट में भी क्रेडिट किया जाता है, या सिर्फ आपको कैश सैलरी ही दी जाती है या सिर्फ आपके बैंक अकाउंट में ही क्रेडिट किया जाता है। जो भी कॉम्बिनेशन हो, जो भी आपका केस हो, आपके केस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर इस कंपटीशन को प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, इस एग्जांपल में मैंने क्या लिया हूँ, 35,000 रुपीज बैंक सैलरी है और 20,000 रुपीज कैश सैलरी है और इसकी टोटल सैलरी हो चुकी है 55,000 पे यानी कि 55,000 पर मंथ। और अगर से हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 12 महीने से तो देखिए इसकी सैलरी हो जाएगी 6,60,000 रुपीज। अब रही एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10, देखिए आपको किसी प्रकार का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। यह सिर्फ होता है अगर से आप किसी रेप्यूटेड कंपनी में काम करते हैं और वहां पर किसी प्रकार का फॉर्म 16 इशू किया जाता है तो हमारे केस में नील रहेगा तो 0 ही लेते हैं। सिर्फ मैंने फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पर इन डिटेल्स को दिखाया हूँ। अब यहाँ पर देखिए 50,000 रुपए का डिडक्शन है, यह डिडक्शन सभी के लिए अवेलेबल होता है। तो देखिए इस प्रकार से आपकी यहाँ पर नेट टैक्सेबल सैलरी हो जाएगी 6,10,000 रुपीज। अब हम बढ़ते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और मैंने इस केस में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को एज ए सेल्फ ऑक्यूपेड बताया हूँ और इसके साथ ही साथ इसमें यहाँ पर एक हाउसिंग लोन भी लिया हूँ। तो देखिए इस हाउसिंग लोन में यहाँ पर हमने टोटल प्रिंसिपल अमाउंट को पे किया है 7 लाख रुपए और इसका जो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है 2,10,000 रुपीज है। देखिए इनकम टैक्स में अगर से आपका हाउसिंग लोन है और आपने आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो वहां पर मैक्सिमम 2 लाख रुपए ही अलो होता है। और दूसरे केस में अगर से आपने हाउसिंग लोन लिया है और इसके साथ ही साथ उस प्रॉपर्टी को आपने लेट आउट किया है यानी कि किराए पे दिया है तो वहां पर जो मैक्सिमम इंटरेस्ट होता है इसकी कोई लिमिट नहीं होती है यानी कि अनलिमिटेड होता है। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर हमारा जो टोटल इंटरेस्ट है 2,10,000 रुपए है बट यहाँ पर अलो कितना होगा 2,10,000 रुपीज ही। देखिए यहाँ पर जो 2 लाख रुपए है यह इनकम नहीं है, यह एक लॉस है एक्चुअली है और यह 2 लाख रुपए का लॉस सेट ऑफ हो जाएगा टोटल इनकम में से। अब हम बढ़ते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। देखिए सभी के पास सेविंग अकाउंट होता है और उसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उसमें जो भी इंटरेस्ट है आपको चेक कर लेना होगा। देखिए इंटरेस्ट बैंक पे करती है साल में 4 बार यानी क्वार्टरली पे करती है, तो आपको उस इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके यहाँ पे एंटर कर लेना होगा और एट द सेम टाइम इसका आपको डिडक्शन भी मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80TTA 80TTB में भी। तो इस प्रकार से इस केस में मैंने क्या किया हूँ 3,241 का इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट से लिया हूँ। अब देखिए दूसरे केस में अगर से आपने किसी बैंक से FD कराई है और उस पर इंटरेस्ट आया है या फिर आपने किसी को लोन दिया है और उस पर इंटरेस्ट आया तो आपको यहाँ पर उसका इंटरेस्ट लेना होगा या फिर किसी प्रकार की अदर सोर्सेज की इनकम होगी तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने इस केस में लिया हूँ इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम FD तो 8,500 रुपीज। तो देखिए इस कंपटीशन में हमने क्या किया है, इनकम फ्रॉम सैलरी को लिया है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को लिया है और इसकी जो ग्रॉस टोटल इनकम हो चुकी है 4,21,741। अब हम बात करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U यानी कि चैप्टर 6A में जो भी डिडक्शंस होते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 80C। तो देखिए जैसे कि हमने क्या किया है, एक हाउसिंग लोन लिया है और उस हाउसिंग लोन में क्या किया है, हमने प्रिंसिपल अमाउंट को पे किया है। देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 7 लाख रुपए का। देखिए जब भी हम प्रिंसिपल अमाउंट को प्रीपे करते हैं तो वहां
वहाँ पर क्या होता है, अंडर सेक्शन 80C में इसका डिडक्शन मिलता है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसका डिडक्शन ले लिया है 7 लाख रुपए। तो देखिए अगर से हम किसी प्रकार का LIC भी पे कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 80C में डिडक्शन मिल जाता है। जैसे कि हमारा इस केस में हमने 20,000 रुपए लिया है। देखिए अगर से आप किसी प्रकार का ट्यूशन फी पे कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80C में। तो जैसे कि हमारे इस केस में हमने 50,000 रुपए लिया है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, अंडर सेक्शन 80C में देखिए हाउसिंग लोन पर जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उस अमाउंट को लिया है, बाद में LIC प्रीमियम को लिया है, बाद में ट्यूशन फी को लिया है। देखिए इन तीनों का एग्रीगेट अमाउंट हो चुका है 7,70,000, बट आपको 7,70,000 का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अंडर सेक्शन 80C में इनकम टैक्स में सिर्फ 1,50,000 ही अलो होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने 1,50,000 ले लिया है। देखिए अंडर सेक्शन 80G में आपको डिडक्शन मिलता है अगर से आप किसी प्रकार का हाउसिंग रेंट पे कर रहे हैं, यानी कि आप किसी घर में रह रहे हैं और वहां पर रेंट पे कर रहे हैं तो उसका आपको डिडक्शन मिलता है। बट इस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए यहाँ पे कुछ कंडीशंस है, जैसे कि आपको HRA रिसीव नहीं होना चाहिए, दूसरा आपके पास किसी प्रकार की सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी कि खुद का घर नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि हमारे इस केस में हमने क्या किया है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी लिया है तो हमें अंडर सेक्शन 80GG में रेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम 0 ले लेते हैं। देखिए अंडर सेक्शन 80TTA में इंटरेस्ट इनकम जो होती है सेविंग बैंक अकाउंट से, यहाँ पर उसका डिडक्शन मिलता है। देखिए मैक्सिमम 10,000 रुपीज तक हमें इसका डिडक्शन मिलता है। तो देखिए इस टोटल डिडक्शन 1,53,241 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे फ्रॉम टोटल इनकम 4,21,741। तो देखिए हमारी जो नेट टैक्सेबल इनकम हो जाएगी 2,68,500 और इस पर हमें टैक्स लगेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने इनकम टैक्स का कंपटीशन भी कर लिया हूँ और जो यहाँ पर मैंने इनकम टैक्स का कंपटीशन लिया हूँ एज पर ओल्ड स्कीम लिया हूँ, न्यू स्कीम पर नहीं लिया हूँ। तो देखिए आपको इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करने के लिए आपको इनकम टैक्स स्लैब रेट्स को देखना होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको इनकम टैक्स स्लैब रेट्स दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए इस प्रकार से मैंने क्या किया, ओल्ड इनकम टैक्स के रेट्स को लेकर यहाँ पर इनकम टैक्स का कैलकुलेशन भी कर लिया हूँ। देखिए इस केस में टोटल नेट टैक्सेबल इनकम कितनी है, 2,68,500 है और इसमें से 2,50,000 माइनस हो जाएगा तो जो भी एक्सेस इनकम होगी उस पर 5% का जो टैक्स लग जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे कितना टैक्स आ रहा है, 925। और आपको एट द सेम टाइम यहाँ पर अंडर सेक्शन 87A में भी आपको यहाँ पर रिबेट मिल जाएगा। देखिए रिबेट को क्लाइम करने के लिए यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। पहला आपका रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, दूसरा आपकी जो नेट टैक्सेबल इनकम होती है 5 लाख रुपए तक होनी चाहिए, तीसरा आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा 12,500 रुपीज का ही। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे अंडर सेक्शन 87A में भी रिबेट ले लिया है। तो देखिए यहाँ पर किसी प्रकार का टैक्स पेबल नहीं है और एट द सेम टाइम अंडर सेक्शन 234A B C में भी हम किसी प्रकार की पेनल्टी नहीं आ रही है क्योंकि हम विद इन ड्यू डेट में फाइल कर रहे हैं। तो देखिए इस प्रकार से मैंने यहाँ पर आपको ब्रीफ में इस कंपटीशन को बताया हूँ, आप भी इस प्रकार से इस कंपटीशन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल की ओर। इसके लिए incometax.gov.in इस वेबसाइट को ओपन कर लेना होगा और यहाँ पर टॉप में राइट साइड में एक ऑप्शन दिया हुआ है लॉगिन, इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर यूजर आईडी में आपका पैन नंबर एंटर करके यहाँ पर कंटिन्यू करना होगा और यहाँ पर एक चेक बॉक्स दिया हुआ है, इस चेक बॉक्स को सेलेक्ट कर लेना होगा और बाद में पासवर्ड एंटर करके आपको कंटिन्यू कर लेना होगा। तो चलिए मैं डिटेल्स को फिल करके लॉगिन कर लेता हूँ। देखिए मैंने यूजर आईडी पासवर्ड एंटर करके यहाँ पे लॉगिन कर लिया हूँ और इसकी स्क्रीन कुछ इस प्रकार की दिखाई दे रही है और उसके नीचे यहाँ पर प्रोफाइल की स्टेटस दिखाई दे रही है 70% कंप्लीट, तो हम इसे इग्नोर करते हैं। और जो भी हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गए जैसे कि एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, हम क्या करेंगे इनकम टैक्स का जो रिटर्न होता है वहीं पर अपडेट कर देंगे। किसी भी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर्म 26A में जो भी डिटेल्स होती है जैसे कि TDS की, TCS की, एडवांस टैक्स की, फिर बाद में GST की, सेल्स की यानी कि टर्नओवर की, उन सभी डिटेल्स को हमें कंसीडर करना है इनकम टैक्स का किसी भी रिटर्न फाइल करने से पहले। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्म 26A को किस प्रकार से देखा जाता है, डाउनलोड किया जाता है, मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, टॉप में एक ऑप्शन दिया हुआ है ई फाइल के नीचे इनकम टैक्स रिटर्न्स और इनकम टैक्स रिटर्न्स के नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है व्यू फॉर्म 26A, इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर कंटिन्यू कर लीजिए और यहाँ पर चेक बॉक्स दिया हुआ है इसे सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर प्रोसीड कर लीजिए और यहाँ पर व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26A इस ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर जो भी आपका असेसमेंट ईयर इसे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि हमारे इस केस में यहाँ पर 21-22 है असेसमेंट ईयर, तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और आपको व्यू किस फॉर्म में देखना है, HTML या फिर टेक्स्ट, तो चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं HTML। उसके नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है व्यू और डाउनलोड, इसे क्लिक करना होगा। देखिए फॉर्म 26 ओपन हो चुका है, यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स दिखाई देगी आपको उसे कंसीडर करना है, बट हमारे केस में यहाँ पर किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इनकम टैक्स के रिटर्न की ओर और इसे क्लोज कर लेते हैं। देखिए इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है टॉप में ई
ई फाइल और ई फाइल के नीचे इनकम टैक्स रिटर्न्स और इनकम टैक्स रिटर्न्स के नीचे यहाँ पर एक दिया हुआ है फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार की स्क्रीन ओपन हो चुकी है। हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। जैसे कि हमारा असेसमेंट ईयर है 21 एंड 22 यहाँ पर लिखा है, देखिए साइड में करंट असेसमेंट ईयर, तो हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए इसके थोड़ा नीचे यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है उस इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पर सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम नॉन टैक्स ऑडिट के अंडर आते हैं। और सिंपली नीचे एक राइट साइड में ऑप्शन दिया हुआ है कंटिन्यू, इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। देखिए इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने के लिए दो ऑप्शंस मिलते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो चलिए हमारे इस केस में ITR 1 है तो हम क्या करेंगे, ऑनलाइन ही फाइल करेंगे। तो ऑनलाइन फाइल करने के लिए यहाँ पर आपको ऑनलाइन सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर प्रोसीड बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना होगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई दे रही है और मैंने इसके पहले क्या किया था, यहाँ पर रिटर्न्स की कुछ डिटेल्स फिल की थी। तो यहाँ पर जो पुराना डेटा था यहाँ पर सेव हो चुका है। अगर से हम इस पुराने डेटा को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है रिज्यूम फाइलिंग, इस ऑप्शन पर क्लिक करके हम पुराने डेटा को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर से मान के चलते कि हम इस डेटा को इरेज करना चाहते हैं, फिर से फ्रेश रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है स्टार्ट न्यू फाइलिंग। अगर से आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि आपने रिटर्न को फिल ही नहीं किया है, तो आपको ये एक ही ऑप्शन दिखाई देगा स्टार्ट न्यू फाइलिंग। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, फ्रेश रिटर्न को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें स्टार्ट न्यू फाइलिंग इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना होगा। देखिए हमें यहाँ पर हमारी स्टेटस को सिलेक्ट करना होगा, क्या हम इंडिविजुअल है या HUF है या अदर्स है। देखिए अदर्स में पार्टनरशिप का ऑप्शन मिल जाएगा, बट हमारे इस केस में हम एक सैलरीड पर्सन है तो हो जाएगा हमारा इंडिविजुअल। तो सिलेक्ट कर लेते हैं इंडिविजुअल और कंटिन्यू कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको जो भी आपका इनकम टैक्स रिटर्न अप्लीकेबल होता है यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो हमारे इस केस में ITR 1 अप्लीकेबल है, यानी कि सैलरी रिटर्न। तो हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना होगा, प्रोसीड विद ITR, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना होगा। देखिए इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए यहाँ पर हमें 3 स्टेप्स को कंप्लीट करना होगा और उसके नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप इनकम टैक्स का रिटर्न क्यों फाइल कर रहे हैं यहाँ पर आपको रीजन देना होगा। तो देखिए यहाँ पर 3 रीजंस दिए हुए हैं। देखिए पहले केस में अगर से आपकी टोटल इनकम ज्यादा है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से, यानी कि 2,50,000 रुपए से ज्यादा है, तो आपको इस पहले वाले केस को सिलेक्ट करना होगा। देखिए दूसरे वाले केस में यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर से आपके इन 3 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन भी आपको अप्लीकेबल हो जाता है तो आपको ITR 1 फाइल करना ही पड़ेगा। जैसे कि आपके करंट अकाउंट में मोर देन 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट हो जाता है लास्ट ईयर, तो आपको इस रिटर्न को फाइल करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन अगर से आपका फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर होता है मोर देन 2 लाख लास्ट ईयर, तो आपको इस रिटर्न को फाइल करना होगा। तीसरा ऑप्शन अगर से आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल मोर देन 1 लाख रुपीस यानी कि 1 लाख रुपए से ज्यादा होता है लास्ट ईयर, तो इस केस में भी आपको ITR 1 फाइल करना होगा। अगर से आपको पहला केस और दूसरा केस समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा अप्लीकेबल है आपके लिए, तो आप तीसरा केस सेलेक्ट कर सकते हैं अदर्स, बट हमारे इस केस में पहला केस अप्लीकेबल है। तो चलिए पहले केस को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर राइट साइड में बॉटम में एक ऑप्शन दिया हुआ है कंटिन्यू, इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। देखिए इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक मैसेज आ चुका है। इस मैसेज का मतलब है कि आपकी जो भी प्रीवियस ईयर की रिटर्न की डिटेल्स है या फिर आपकी जो भी प्रोफाइल की डिटेल्स है वह सभी डिटेल्स इस रिटर्न में प्रीफिल्ड हो चुकी है, बट आपको यहाँ पर एक बार चेक कर लेना है और चेक करने के बाद ही इस रिटर्न को फाइल करना है। तो चलिए हम इसे ओके कर लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए 3 स्टेप्स को फॉलो करना होगा और उन 3 स्टेप में से जो पहला स्टेप है उस पहले स्टेप में भी यहाँ पर 5 सब स्टेप्स दिए हुए हैं। उस 5 सब स्टेप्स को सबसे पहले हमें फिल करना होगा। उन 5 सब स्टेप में से पहला स्टेप है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो चलिए इस पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेते हैं। देखिए इस ऑप्शन को ओपन करने के बाद यहाँ पर इसकी स्क्रीन कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी। देखिए प्रोफाइल में आपका नाम और आपका पैन नंबर, आधार नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ, इस प्रकार की डिटेल्स दिखाई देगी और उसके थोड़ा नीचे यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, यानी कि आपका मोबाइल नंबर, ईमेल ID और आपका जो भी कम्युनिकेशन एड्रेस होगा, इन डिटेल्स को हम एडिट कर सकते हैं। देखिए उसके थोड़ा और नीचे यहाँ पर आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना होगा। तो देखिए यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय, फिर बाद में पेंशनर्स, फिर बाद में अदर्स, इस प्रकार के ऑप्शन दिए हुए हैं। जो भी आपकी कैटेगरी होगी आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, बट अगर से आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा अदर्स। तो चलिए मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए उसके थोड़ा और नीचे यहाँ पर आपको सेक्शन सेलेक्ट करना होगा, मतलब आप इस रिटर्न को कौन से सेक्शन के अंडर फाइल कर रहे हैं। जैसे कि हम फाइल कर रहे हैं विद इन ड्यू डेट में, तो हमारा सेक्शन हो जाएगा अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1, यानी कि वॉलंटरी फाइल कर रहे हैं एंड विद इन ड्यू डेट में फाइल कर रहे हैं। और उसके थोड़ा नीचे यहाँ पर नोटिस के सेक्शन है, यानी कि आपको डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस आएगी और उस नोटिस के रिस्पॉन्स में आपको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना होगा। अगर से आपके केस में कुछ ऐसा होता है
तो आपको यहाँ पर उस नोटिस की डिटेल्स को फिल करना होगा। फिल करने के बाद आप इस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। बट ओवरऑल हमारे इस केस में हमें सेक्शन अप्लीकेबल है 139 सबसेक्शन 1, तो हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हम इस रिटर्न को फाइल कर रहे हैं विद इन ड्यू डेट में एंड वॉलंटरी। लास्ट 2 ईयर से इनकम टैक्स के जो स्लैब रेट्स है उसे डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरी में, न्यू स्कीम एंड ओल्ड स्कीम। देखिए न्यू स्कीम में वहां पर आपको डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस, रिबेट्स का बेनिफिट नहीं मिलता है, बट ओल्ड स्कीम में डिडक्शंस का, एग्जेम्पशंस का, रिबेट्स का आपको बेनिफिट मिलता है। तो देखिए यहाँ पर आपको डिसीजन लेना है कि आपको ओल्ड स्कीम ऑप्ट करना है या फिर न्यू स्कीम। देखिए अगर से आपके पास फुल फ्लेज नॉलेज है तो आप न्यू स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। अगर से आपके पास किसी प्रकार का इनकम टैक्स का फुल फ्लेज नॉलेज नहीं है और आप इंडिविजुअल है और आपकी टोटल इनकम अप टू 5 लाख है और इसके साथ ही साथ आपके पास डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस, रिबेट्स है, तो आपको सिंपली ओल्ड स्कीम को ही सिलेक्ट कर लेना होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, ओल्ड स्कीम को ही सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर ओल्ड स्कीम को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको नो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा और इसके थोड़ा नीचे यहाँ पर आपको बैंक की डिटेल्स देना होगा। देखिए अगर से आपके केस में किसी प्रकार का इनकम टैक्स का रिफंड है तो यहाँ पर आपको कंपलसरी आपका जो बैंक अकाउंट है ऐड करना होगा और ऐड करने के बाद आपको प्री वैलिडेट करना होगा। अगर से आप बैंक अकाउंट को प्री वैलिडेट नहीं करोगे तो आपको इनकम टैक्स का रिफंड नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर रेड कलर में एक वार्निंग भी दिखाई दे रहा है, रिफंड विल नॉट बी ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट अनलेस इट इज प्री वैलिडेटेड। अगर से मान के चलते हैं कि अगर से हमारे केस में रिफंड नहीं है और हमारा बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट भी नहीं हो रहा है तो हमें यहाँ पर क्या करना है, जो भी यहाँ पर बैंक के अकाउंट्स दिखाई दे रहे हैं उस बैंक अकाउंट्स को, इनमें से किसी एक बैंक अकाउंट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद इस रिटर्न को आप प्रोसीड कर सकते हैं एज वेल एज इस रिटर्न को फाइल भी कर सकते हैं। और अगर से मान के चलते कि ऐसा कोई नया बंदा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर रहा है तो उस केस में क्या करना होगा, उसे यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है ऐड अनदर बैंक अकाउंट, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पर कंटिन्यू करना होगा और यहाँ पर बैंक की डिटेल जो भी पूछ रहा है इस डिटेल को फिल करके यहाँ पर वैलिडेट कर लेना होगा। तो चलिए हम फिर से बैक कर लेते हैं। इन सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद यहाँ पर राइट साइड में बॉटम में एक ऑप्शन दिया हुआ है कंटिन्यू, इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा पहला स्टेप था पर्सनल इन्फॉर्मेशन का यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, उसके साइड में यहाँ पर कंफर्म दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप की ओर बढ़ेंगे यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम। देखिए यहाँ पर आप तीसरे स्टेप की ओर यहाँ पर जंप नहीं कर सकते हैं। तो चलिए दूसरे स्टेप को ओपन कर लेते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम। देखिए हम एक सैलरीड पर्सन है और हम फाइल कर रहे हैं ITR 1। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सैलरी के एग्जम्पशन की डिटेल देना होगा, यानी कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बट हमारे इस केस में हम क्या कर रहे हैं, हमारा खुद का कंपटीशन यानी कि फॉर्म 16 हमने बनाया है। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द केसेस आपको सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होंगे। अगर से आपके केस में होते हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए अगर से आपको किसी प्रकार का ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर है और यहाँ पर आपको एग्जम्पशन मिलता है तो आपको यस सेलेक्ट करना होगा और यस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अमाउंट एंटर करना होगा। हमारे इस केस में नहीं है तो हम इसे सेलेक्ट करते हैं नो। फिर बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में अगर से आपका किसी प्रकार का स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलाउंसेस या फिर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, हॉस्टल अलाउंसेस है तो आपको यहाँ पर यस सेलेक्ट करना होगा और अमाउंट एंटर करना होगा। बट हमारे इस केस में नहीं है तो हम नो सेलेक्ट कर लेते हैं। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, HRA। देखिए हमारे इस केस में ये सेक्शन भी एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि हमें किसी प्रकार का फॉर्म 16 इशू नहीं किया जा रहा है, तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं नो। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। अगर से आपके किसी प्रकार का लीव ट्रैवल अलाउंसेस है तो आप इसे एंटर कर सकते हैं। हमारे इस केस में नहीं है तो हम सिंपली नो करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको लास्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है एनी अदर एग्जम्पशन। अगर से हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर जितने भी एग्जम्पशन होंगे यहाँ पर उनकी लिस्ट दिखाई देगी। बट देखिए हमारे इस केस में नहीं रहेगा क्योंकि हमारा कंपटीशन खुद से बना है, यानी कि हमने जो फॉर्म 16 है हमने खुद से बनाया है और हमारे पास हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जहां पर किसी प्रकार की पॉलिसी नहीं है। तो सिंपली हमें नो सेलेक्ट कर लेते हैं। नो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए कंटिन्यू इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। देखिए कंटिन्यू इस ऑप्शन पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार की स्क्रीन ओपन हो चुकी है। यहाँ पर हमें डिटेल्स फिल करना होगा जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, फिर बाद में लास्ट में फाइनली एग्जम्प्टेड इनकम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी की डिटेल्स को फिल करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है टॉप में एडिट, इस ऑप्शन को क्लिक कर लेना होगा। देखिए हमारे इस केस में किसी प्रकार का फॉर्म 16 इशू नहीं किया जा रहा है कंपनी में। अगर से किसी के केस में कंपनी इशू करती है फॉर्म 16 तो क्या होगा, यहाँ पर उसका डेटा जो भी होगा यहाँ पे प्रीफिल्ड होगा। बट हमारे इस केस में हमने हमारा फॉर्म 16 खुद से बनाया है तो यहाँ पर किसी प्रकार का डेटा नहीं दिखाई देगा, हमें खुद से यहाँ पर एंटर करना होगा। तो देखिए यहाँ पे सैलरी एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 यानी कि ए पॉइंट है, यहाँ पर हमें सैलरी की जो डिटेल्स है यानी कि बेसिक सैलरी है हमें इसे एंटर करना होगा। तो इसके लिए हमें कंपटीशन ओपन कर लेना होगा। देखिए हमारे इस केस में यहाँ पर हमारी सैलरी कितनी है, 6,60,000 रुपीज यानी कि 55,000 पर मंथ।
और इस 6,60,000 यानी कि पूरे टोटल 1 ईयर की सैलरी को आपको यहाँ पर एंटर कर लेना होगा। तो चलिए हम इसे एंटर कर लेते हैं। देखिए इसी कॉलम में अगर से आपका बोनस है तो आप इस कॉलम में एंटर कर सकते हैं। अगर से आपकी पेंशन इनकम है तो भी इस कॉलम में ही आपको एंटर करना होगा। अगर से आपको तीनों भी एप्लीकेबल होते हैं, सैलरी, पेंशन, बोनस, इन सभी डिटेल्स को आपको इसी कॉलम में एंटर करना होगा, यानी कि ए वाले कॉलम में। बट हमारे इस केस में नहीं है, हमारे इस केस में ओनली बेसिक सैलरी है, तो हम बेसिक सैलरी को ही एंटर कर लेंगे। और उसके थोड़ा नीचे देखिए यहाँ पर पेग विजिट्स है, तो हमारे इस केस में नहीं है, तो हम 0 एंटर कर लेते हैं। और उसके थोड़ा नीचे यहाँ पर और एक ऑप्शन दिया हुआ है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, तो हाँ हमारे इस केस में नहीं है, तो हम 0 एंटर कर लेते हैं। ठीक है, उसके थोड़ा नीचे यहाँ पर एग्जम्पशंस दिए हुए हैं और उसके एग्जम्पशंस की लिस्ट दी हुई है। यहाँ पर आपको किसी प्रकार का एग्जम्पशन एप्लीकेबल होता है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बट हमारे इस केस में नहीं रहेगा, क्योंकि हमने हमारा फॉर्म 16 खुद से बनाया है और हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वहां पर किसी प्रकार की इस प्रकार की एग्जम्पशंस की पॉलिसी, बोनस की पॉलिसी नहीं है। तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर डिलीट ऑप्शन दिया हुआ है तो इसे डिलीट कर लेना होगा। अगर से हम डिलीट नहीं करेंगे तो हम जब वैलिडेशन करेंगे इस इनकम टैक्स रिटर्न को पूरी तरह से फिल करने के बाद तो वहां पर एरर दिखाई देगा। तो चलिए मैं इसे डिलीट कर देता हूं। तो देखिए उसके थोड़ा नीचे यहाँ पर आपको 50,000 रुपए का डिडक्शन दिखाई दे रहा है और यह वैल्यू ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड हो चुकी है। देखिए अगर से आप एक सैलरीड पर्सन है तो 50,000 रुपए का डिडक्शन सभी के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि सभी को मिल जाएगा इसका बेनिफिट। तो देखिए इस प्रकार से जो हमारी इनकम है सैलरी में, तो यहाँ पर कितनी हो गई, देखिए 6,60,000 रुपीज माइनस 50,000 रुपीज, तो यहाँ पर नेट टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड सैलरी में 6,10,000 रुपीज हो चुकी है। तो इन सभी डिटेल्स को कंफर्म करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है बॉटम में राइट साइड में, सेव, इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो चलिए हम इसे सेव कर लेते हैं। देखिए हमारी सैलरी की डिटेल यहाँ पर फिल हो चुकी है और यहाँ पर इसकी समरी भी दिखाई दे रही है। अब हम बढ़ेंगे दूसरे स्टेप की ओर, यानी कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और इसे फिल करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ऐड और एडिट डिटेल्स, तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए अगर से आप ITR 1 फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी को ही क्लाइम कर सकते हैं, चाहे वो लेट आउट हो या फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड हो। अगर से आपके पास मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी है तो आप इस रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते हैं, आपको फाइल करना होगा ITR 2 या फिर ITR 3। तो देखिए यहाँ पर कंपटीशन में हमारे इस केस में हमने क्या किया है, एक ही हाउस प्रॉपर्टी को लिया है और उस हाउस प्रॉपर्टी पे हमारा हाउसिंग लोन भी है और यह हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, यानी कि हमने किसी प्रकार का रेंट पर इस हाउस प्रॉपर्टी को नहीं दिया है। तो चलिए इस डिटेल्स को फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें सेल्फ ऑक्यूपाइड इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना होगा और यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट पेएबल, जितना भी आपने हाउसिंग लोन पर इंटरेस्ट पे किया है उस इंटरेस्ट को यहाँ पर एंटर कर लेना होगा। देखिए अगर से आपकी हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है और आपने किसी प्रकार का हाउसिंग लोन लिया है तो वहाँ पर जो इंटरेस्ट होता है वहाँ पर मैक्सिमम 2 लाख तक ही आपको अलो रहेगा। अगर से आपकी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है तो वहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट अलो रहेगा अनलिमिटेड रहेगा, यानी कि वहां पर 2 लाख की लिमिट नहीं एप्लीकेबल रहेगी। तो देखिए हमारे इस केस में हमने टोटल इंटरेस्ट पे किया है 2,10,000 रुपए, बट हमें अलो रहेगा 2 लाख रुपए। तो चलिए इस वैल्यू को एंटर कर लेते हैं। तो देखिए उसके थोड़ा और नीचे यहाँ पर और एक ऑप्शन दिया हुआ है एरियर्स और अनरियलाइज्ड रेंट। इसका मतलब ये है कि लास्ट 1 to 3 ईयर्स में आपने आपके हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पर दिया था और वहां पर क्या हुआ था, आपको किसी प्रकार का रेंट आपने रिकवर नहीं कर पाए थे, यानी कि आपका रेंट आपको उस टाइम पर नहीं मिला था। बट उस पार्टी ने क्या किया, उस रेंट को आपको इस करंट ईयर में पे किया। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम उस प्रकार के रेंट को रिसीव करते हैं तो वो टैक्सेबल होती है इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। जैसे कि इस ईयर में अगर से हम मान के चलते कि 1 लाख रुपए रिसिप्ट आती है तो पूरी 1 लाख रुपए की वैल्यू टैक्सेबल नहीं होती है। 1 लाख रुपए माइनस 30%, यानी कि 1 लाख माइनस 30,000, तो नेट टैक्सेबल इनकम हो जाएगी 70,000। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना होगा, 70,000 को एंटर करना होगा और सेव कर लेना होगा और यहाँ पर ऐड ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना होगा। बट हमारे इस केस में नहीं है तो हम यहाँ पर ऐड करते हैं 0 और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है ऐड, इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। तो देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में अगर से आपको किसी प्रकार का एडिट करना है तो यहाँ पर और एक ऑप्शन दिया हुआ है एडिट, इस ऑप्शन पर क्लिक करके हम इसे एडिट कर सकते हैं या फिर इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलिए इसे एडिट कर लेते हैं। देखिए हमारे प्रेजेंट केस में हमने एज ए सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं होते हुए लेट आउट प्रॉपर्टी लेंगे। तो देखिए यहाँ पर लेट आउट प्रॉपर्टी में कौन कौन सी डिटेल्स को फिल करना होगा। जैसे कि मान के चलते कि हमने प्रॉपर्टी को लेट आउट किया है और हमें 10,000 रुपीज पर मंथ रेंट आता है, तो 10,000 रुपीज इंटू 12 कितना हो जाएगा, 1,20,000
1,20,000 रुपीज़। तो यहाँ पर हमें ग्रॉस रेंट को एंटर करना होगा। तो चलिए मैं इस अमाउंट को एंटर कर लेता हूँ, 1,20,000 रुपीज़। तो जैसे कि मान के चलते कि हमने पे किया है म्युनिसिपल टैक्स 5,000 रुपीज़, तो यहाँ पर इस वैल्यू को एंटर कर लेंगे और इसके थोड़ा नीचे यहाँ पर हमें डिडक्शंस मिल जाएंगे, चाहे इंटरेस्ट के लिए, फिर बाद में यहाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 30% ऑफ द NAV वैल्यू का हमें ऑलरेडी डिडक्शन मिल चुका है 34,500। और इसके थोड़ा नीचे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, यानी कि जो हमने हाउसिंग लोन पर इंटरेस्ट पे किया है उस इंटरेस्ट को हमें एंटर करना होगा। देखिए लेट आउट की प्रॉपर्टी में यहाँ पर हमें 2 लाख रुपए की लिमिट नहीं होती, यानी कि हम जितना एक्चुअल इंटरेस्ट होता है उतना हम एंटर कर सकते हैं, यानी कि इंटरेस्ट अनलिमिटेड एंटर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे इस केस में कितना था, 2,10,000 रुपए, तो हम यहाँ पर 2,10,000 रुपए को एंटर कर सकते हैं। इन सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद आप एज यूजुअल इसे सेव कर सकते हैं। बट हमारे इस प्रेजेंट केस में लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, हमारी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो हम इसे कैंसिल कर लेते थे। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा था। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन दिया हुआ है कैंसिल, इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो हमारी एक्चुअल डिटेल्स थी वही डिटेल्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब हम बढ़ेंगे तीसरे इनकम की ओर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो इसे फिल करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ऐड डिटेल्स, इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है सेविंग बैंक अकाउंट से आपका किसी प्रकार का इंटरेस्ट है क्या। आपके पास है तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा, नहीं है तो नो करना होगा। बट हमारे इस केस में है तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे और इस अमाउंट को एंटर भी करेंगे। इस अमाउंट को देखने के लिए हमें फिर से कंपटीशन की ओर जाना होगा। देखिए हमारे इस केस में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में यहाँ पे 3,241 अमाउंट है, तो हम इसे एंटर कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि अगर से आपने किसी प्रकार का FD बनाया है किसी बैंक के साथ और उस FD पर आपको किसी प्रकार का इंटरेस्ट आता है, या फिर आपने किसी पार्टी को लोन दिया है और लोन से भी आपको किसी प्रकार का इंटरेस्ट आता है, या फिर किसी भी प्रकार की अदर सोर्सेस की इनकम है, तो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो देखिए हमारे इस केस में हमने एक FD बनाया है SBI बैंक से और उस FD पर हमें कितना इंटरेस्ट आता है, साल का 8,500 रुपए। तो इस अमाउंट को हम यहाँ पर एंटर करेंगे। तो इस अमाउंट को हम यहाँ पर एंटर कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर से आपके पास किसी प्रकार की फैमिली पेंशन इनकम है तो आप इसे एंटर कर सकते हैं। हमारे इस केस में नहीं है तो हम इसे नो सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे चौथे क्वेश्चन में अगर से आपके पास किसी प्रकार का इंटरेस्ट इनकम है इनकम टैक्स रिफंड में, तो यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट करना होगा, नहीं है तो नो। तो हमारे इस केस में नहीं है क्योंकि हमने फॉर्म 16 को भी चेक कर लिया है, वहां पर किसी प्रकार की इनकम नहीं थी। तो देखिए पांचवें क्वेश्चन में यहाँ पर आपके पास एनी अदर इनकम है तो आप इसे सेलेक्ट करना होगा यस। यहाँ पर आपको अमाउंट एंटर करना होगा और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखना होगा। तो हमारे इस केस में नहीं है तो इसे नो कर लेते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन में अगर से आपके पास किसी प्रकार की डिविडेंड इनकम है तो यहाँ पर आप इस अमाउंट को एंटर कर सकते हैं। हमारे पास नहीं है तो नो सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए अगर से आप इन सभी क्वेश्चंस को स्किप करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है स्किप क्वेश्चंस, और अगर से आप बैक करना चाहते हैं तो यहाँ पे बैक ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो देखिए हमारे इस केस में हमने क्या किया है, इन सभी डिटेल्स को सही से फिल किया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट साइड में बॉटम में एक ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की डिटेल्स को फिल करने के बाद उसके थोड़ा नीचे यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एग्जेम्प्ट इनकम की डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है ऐड डिटेल्स, तो हम इस ऑप्शन को ओपन कर लेते हैं। तो देखिए एग्जेम्प्ट इनकम का मतलब होता है कि अगर से आपके पास किसी प्रकार की एग्रीकल्चर इनकम है या फिर ऐसी इनकम है जो इनकम टैक्स में एग्जेम्प्टेड होती है, तो उस प्रकार की इनकम को यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। देखिए ITR 1 में एग्रीकल्चर इनकम आप मैक्सिमम इसका बेनिफिट 5,000 रुपए तक ही ले सकते हैं। देखिए एग्रीकल्चर इनकम का अधिक बेनिफिट लेना चाहते हैं यानी कि 5,000 से ज्यादा, तो आपको ITR 2 और ITR 3 फाइल करना होगा, विच एवर इज एप्लीकेबल। बट हमारे इस केस में किसी प्रकार की एग्रीकल्चर इनकम नहीं है एट द सेम टाइम, और किसी प्रकार की एग्जेम्प्ट इनकम नहीं है। अगर से आपके केस में होती है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा जो भी आपके रिलेवेंट एग्जेम्प्ट इनकम होगी। अगर से इनमें से भी नहीं होती है तो आपको यहाँ पे एनी अदर ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा और वहां पर एंटर करना होगा। तो हमारे इस केस में किसी प्रकार की इनकम नहीं है तो हम यहाँ पर इसे कैंसिल कर लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से दूसरे ऑप्शन में हमने क्या किया है, इनकम फ्रॉम सैलरी की डिटेल्स को फिल किया है, बाद में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल्स को फिल किया है, बाद में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की डिटेल्स को फिल किया है, उसके बाद में हमने एग्जेम्प्ट इनकम क्या होती है और इसे किस प्रकार से फिल किया जाता है इसे भी देख लिया है। देखिए ये सभी डिटेल्स अगर से आपको करेक्ट लगती है तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है कंफर्म, इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो चलिए हम इसे कंफर्म कर लेते हैं। अब हम बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन की ओर, टोटल डिडक्शंस। तो इस ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेंगे। देखिए डिडक्शंस में जो भी हमें सेक्शन अप्लीकेबल होता है उस सेक्शंस को सिलेक्ट करके हमें यहाँ पर उसकी डिटेल्स को फिल करना होगा। और यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। देखिए अगर से आपने किसी प्रकार का डोनेशन किया है तो यहाँ पर एस सेलेक्ट कर सकते हैं और इस अमाउंट को एंटर कर सकते हैं।
और इस अमाउंट को एंटर करने के लिए देखिए यहाँ पर एक स्पेसिफिक शेड्यूल दिया हुआ है ATG का। इस शेड्यूल को आपको फिल करना होगा, बट हमारे इस केस में नहीं है तो हम यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर अगर से आपने किसी प्रकार का डोनेशन किया है साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट, तो आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। हमारे इस केस में नहीं है तो हम यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस हम क्या करते हैं ATC, ATD, ATDD, ATG और AT इस प्रकार के सेक्शंस का हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम बेनिफिट लेते हैं। देखिए ATGG का मतलब होता है कि जो भी हम हाउसिंग रेंट पे करते हैं, यानी कि हम रेसिडेंशियल हाउस में रहते हैं और उसका रेंट पे करते हैं, तो उसका बेनिफिट हम ले सकते हैं। देखिए ATGG का बेनिफिट लेने के लिए यहाँ पर आपको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा। पहला, आपको किसी प्रकार का HRA नहीं मिलना चाहिए यानी कि एम्प्लॉयर से। दूसरा, आपकी हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं होनी चाहिए। तो आपके इस केस में है तो आपको यहाँ पर S सेलेक्ट करना होगा और आपका जो भी अमाउंट होगा आपको एंटर करना होगा। तो हमारे इस केस में नहीं है क्योंकि हमारी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं नो। अब हम बात करेंगे वेरी फेमस सेक्शन अंडर सेक्शन 80C। देखिए अंडर सेक्शन 80C में अगर से आप किसी प्रकार का आपने ट्यूशन फी पे किया है बच्चों का, या फिर बाद में आपके किसी प्रकार का हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल अमाउंट पे किया है, या फिर किसी प्रकार की LIC प्रीमियम पे की है, तो आपको यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगा 1,50,000 रुपीज़ तक। तो हमारे इस प्रेजेंट केस में कुछ डिडक्शंस है, तो इन डिडक्शंस को देखने के लिए हमें फिर से कंपटीशन की ओर जाना होगा। तो देखिए यहाँ पर 80C के अंदर हाउसिंग लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है 7 लाख रुपीज़ है और उसके नीचे LIC का अमाउंट है, फिर बाद में ट्यूशन फी है, और पूरा अमाउंट मिलाकर यानी कि एग्रीगेट अमाउंट अंडर सेक्शन 80C में 7,70,000 रुपीज़ है। बट हमें 7,70,000 रुपीज़ का डिडक्शन नहीं मिलेगा, ओनली 1,50,000 रुपीज़ तक ही मिलेगा, यानी कि 1,50,000 रुपीज़ तक इसका रिस्ट्रिक्शन है और इस अमाउंट को हमें एंटर कर लेना होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अंडर सेक्शन 80CCD में अगर से आपने किसी प्रकार का पेंशन स्कीम यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो स्कीम्स होती है, अगर से आपने उसे कंट्रीब्यूशन किया है, तो यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट करना होगा और उस अमाउंट को एंटर करना होगा। तो हमारे इस केस में नहीं है तो हम इसे नो कर लेते हैं। ठीक इसी तरह आपको अगर से 80D का सेक्शन अप्लीकेबल होता है यानी कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना होगा। हमारे इस केस में नहीं है तो हम नो सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अंडर सेक्शन 80E में अगर से आपने किसी प्रकार का इंटरेस्ट पे किया है हायर एजुकेशन के लिए, तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा यानी कि आपको डिडक्शन मिलेगा। अगर से आपके केस में है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं यस, नहीं है तो नो। तो हमारे इस केस में नहीं है। अगर से मान के चलते कि आपको कुछ और डिडक्शन फिल करना है, तो यहाँ पर आपको देखिए लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एनी अदर डिडक्शन, तो इसे एस करना होगा और एस करने के बाद देखिए यहाँ पर जितने भी रिमेनिंग डिडक्शंस हैं वहाँ पर इनकी लिस्ट दिखाई देगी। जैसे कि हमारे इस केस में यहाँ पर हमें एक सेक्शन अप्लीकेबल है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80TTA यानी कि इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स दिया हुआ है, इस चेक बॉक्स को सेलेक्ट कर लेना होगा और यहाँ पर आपका जो भी अमाउंट है आपको इस अमाउंट को एंटर कर लेना होगा। तो देखिए हमारे इस केस में यहाँ पर कितना अमाउंट है 3241। तो चलिए इस अमाउंट को एंटर कर लेते हैं। तो देखिए इस अमाउंट को एंटर करने के बाद यहाँ पर रेड कलर में एक वार्निंग दिखाई दे रही है। तो देखिए इस मैसेज को आपको इग्नोर करना है। सब्जेक्ट टू आपने जो अमाउंट एंटर किया है वो करेक्ट होना चाहिए। इन सभी डिडक्शंस को फिल करने के बाद अगर से आपको लगता है जो भी डिटेल्स आपने फिल की है सही की है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, कंटिन्यू कर लेना होगा। देखिए जो भी हमने डिडक्शंस की डिटेल्स फिल की थी जैसे कि 80C की, 80D की, बाद में 80TTA की, तो यहाँ पर इनकी डिटेल्स दिखाई दे रही है और थोड़ा आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना होगा। स्क्रॉल करने के बाद देखिए हमारा जो टोटल डिडक्शन है 1,53,241। तो चलिए हम इस डिडक्शन को एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कंपटीशन में जाकर। तो देखिए हमारा जो कंपटीशन में डिडक्शन है 1,53,241 है, तो यानी कि करेक्ट डिडक्शन है। अगर से आपको लगता है कि ये सभी डिटेल्स करेक्ट है तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है कंफर्म, इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर हमारा जो तीसरा स्टेप था, तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है टोटल डिडक्शन का। अब हम बढ़ते हैं चौथे स्टेप की ओर, टैक्स पेड। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे टैक्स पेड में यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स होगी जैसे कि TDS की, TCS की, एडवांस टैक्स की, किसी भी प्रकार की इनकम होगी, आपकी जो भी डिटेल्स होती है फॉर्म 26 से इसमें यहाँ पर प्रीफिल्ड हो जाएगी। अगर से आपके केस में होगी तो, नहीं होगी तो आपको क्या करना होगा, मैन्युअली एंटर करना होगा। और फॉर्म 26 से इसको किस प्रकार से देखा जाता है, डाउनलोड किया जाता है, मैंने आपको वीडियो के इंट्रोडक्शन में ही बता दिया हूँ। तो ये मान के चलते कि अगर से आपको किसी प्रकार का टैक्स पेएबल आ रहा है यानी कि आपकी टैक्सेबल इनकम है और आपको वहाँ पर कुछ टैक्स पे करने का है 2,000 रुपए का, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो टैक्स होता
है 2000 रुपये का उसका चालान क्रिएट करना होगा, यानी कि आपको उस चालान का पेमेंट करना होगा थ्रू बैंक के द्वारा। और उस चालान को क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है ऐड अनदर के, इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको उस चालान की डिटेल्स फिल करना होगा, जैसे कि BSR कोड, चालान का नंबर, चालान की डेट और अमाउंट जो भी होगी आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। बट हमारे इस प्रेजेंट केस में किसी प्रकार का टैक्स नहीं आएगा, तो हमारे इस केस में नहीं है तो हम इसे कैंसिल कर लेते हैं। देखिए इन सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है कंफर्म, इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो देखिए इस प्रकार से हमारा चौथा स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर भी ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है। तो अब हम बढ़ते हैं 5वें स्टेप की ओर, टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। तो देखिए इस स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम दिखाई देगी। एट द सेम टाइम आपकी उस नेट टैक्सेबल इनकम पर यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा सिस्टम द्वारा। तो देखिए यहाँ पर हमारी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी हो चुकी है, 4,21,741 और हमने टोटल डिडक्शन क्लेम किया है 1,53,241 और हमारी टोटल नेट टैक्सेबल इनकम कितनी हो रही है 2,68,500। तो चलिए इसे एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं हमारे कंपटीशन से। देखिए हमारे कंपटीशन में भी यहाँ पर हमारी नेट टैक्सेबल इनकम सेम दिखाई दे रही है, यानी कि 2,68,500। तो इसका मतलब हमने जो भी डिटेल्स फिल की है इस रिटर्न में करेक्ट है। अब हम बढ़ते हैं टैक्स कैलकुलेशन की ओर। तो देखिए हमारे इस केस में यहाँ पर क्या हुआ है, 2,68,500 माइनस 2,50,000 रुपीज पर वहाँ पर जो एक्सेस इनकम है उस एक्सेस इनकम पर 5% का स्लैब रेट अप्लीकेबल हो चुका है। और एट द सेम टाइम देखिए यहाँ पर हमें रिबेट भी मिल रहा है अंडर सेक्शन 87A में, देखिए 925 और हमारी टोटल नेट टैक्सेबल लायबिलिटी देखिए यहाँ पर 0 दिखाई दे रही है। और अगर से आपके केस में रिलीफ अंडर सेक्शन 89 है तो आप इस डिटेल्स को फिल कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपको एक रिलेवेंट फॉर्म फिल करना होगा 10A, बट हमारे इस केस में नहीं है तो इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। देखिए उसके थोड़ा नीचे यहाँ पर पेनाल्टीज का सेक्शन दिए हुए हैं अंडर सेक्शन 234A, B, C, F। देखिए जो हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं विद इन ड्यू डेट में फाइल कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर किसी प्रकार की पेनाल्टी अप्लीकेबल नहीं होगी। देखिए यहाँ पर जो भी टैक्स कैलकुलेट अमाउंट दिखाई दे रहा है आपको लगता है सही है और एज पर योर कंप्यूटेशन है, तो आपको क्या करना होगा, नीचे की ओर ड्रैग करना होगा और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है कंफर्म, इस ऑप्शन को क्लिक करना होगा। तो देखिए इस प्रकार से हमारा जो 5वां स्टेप था टोटल टैक्स लायबिलिटी का वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए इस प्रकार से हमने क्या किया है, जितने भी 5 स्टेप थे कंप्लीट कर दिए हैं और सभी 5 स्टेप्स पर यहाँ पर ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, यानी कि पूरे 5 स्टेप कंफर्म हो चुके हैं। और यहाँ पर इसकी ग्रॉस समरी भी दिखाई दे रही है, जैसे ग्रॉस टोटल इनकम में 4,21,741 दिखाई दे रहा है और टोटल डिडक्शन देखिए यहाँ पर 1,53,241 है और हमने टैक्स पेड किया है 0 क्योंकि हमारी टैक्स लायबिलिटी 0 बन रही है। और इन सभी डिटेल्स को कंफर्म करने के बाद यहाँ पर राइट साइड में एक ऑप्शन दिया हुआ है प्रोसीड, इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर टॉप में एक मैसेज दिखाई दे रहा है यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ 0, यानी कि हमारी टैक्स लायबिलिटी 0 है तो 0 दिखाई देगी। अगर से आपके केस में रिफंड है तो यहाँ पर रिफंड का अमाउंट दिखाई देगा। अगर से आपका टैक्स पेएबल है तो यहाँ पर आपको टैक्स पेएबल का फिगर दिखाई देगा। तो हमारे इस प्रेजेंट केस में किसी प्रकार का टैक्स पेएबल नहीं है तो यहाँ पर 0 दिखाई दे रहा है। इन सभी डिटेल्स को कंफर्म करने के बाद बॉटम में एक ऑप्शन दिया हुआ है प्रीव्यू रिटर्न, इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। प्रीव्यू इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार की स्क्रीन ओपन हो जाएगी और लेफ्ट साइड में एक चेक बॉक्स दिया हुआ है, इस चेक बॉक्स को आपको सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स दिखाई देगी, जैसे कि आपका नाम, पैन नंबर, फादर नेम और आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं एज सेल्फ, तो इस प्रकार की डिटेल्स दिखाई देगी। और इन सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड टू प्रीव्यू इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। तो देखिए आपका रिटर्न का प्रीव्यू दिखाई दे रहा है और इस रिटर्न को आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर क्या करना होगा, पूरे पेशेंस से आपको इन सभी डिटेल्स को आपने जो भी इंटर किया है उसे एक बार अच्छी तरीके से देख लेना होगा। तो चलिए हम इन डिटेल्स को देख लेते हैं। और इन सभी डिटेल्स को कंफर्म करने के बाद आपको नीचे की ओर ड्रैग करना होगा। इन सभी डिटेल्स को कंफर्म करने के बाद आपको क्या करना होगा, राइट साइड में बॉटम में एक ऑप्शन दिया हुआ है प्रोसीड टू वैलिडेशन, इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर जानबूझ के कुछ डिटेल्स फिल नहीं की थी और यहाँ पर कुछ एरर्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें प्रोफाइल डिटेल्स हमें फिल करना होगा, जैसे कि हमारी सिटी सेलेक्ट करना होगा और एरिया सेलेक्ट करना होगा और कंट्री सेलेक्ट करना होगा। इन डिटेल्स को फिल करने के लिए यहाँ पर आपको जो भी ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखाई दे रही है उस लिस्ट पर आपको क्लिक करना होगा और इन डिटेल्स को फिल करना होगा। उन डिटेल्स को फिल करने के बाद फिर से सेम प्रोसीजर फॉलो करना होगा। तो चलिए मैं डिटेल्स को फिल कर लेता हूँ। देखिए इन सभी डिटेल्स को करेक्टली फिल करने के बाद आपको इसे सेव कर लेना होगा। सेव करने के बाद आपको फिर से नीचे की ओर ड्रैग करना होगा
ड्रैग करने के बाद इस इन्फॉर्मेशन को आपको कंफर्म कर लेना होगा। कंफर्म करने के बाद आपको फिर से वही स्टेप्स को फॉलो करना होगा जो हमने पहले किए थे। तो यहाँ पे हमें प्रोसीड करना होगा और यहाँ पे प्रीव्यू रिटर्न इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर प्रोसीड टू प्रीव्यू करना होगा और यहाँ पर हमारा रिटर्न प्रीव्यू हो जाएगा और सिंपली हमें नीचे की ओर जाना होगा और यहाँ पर हमें फिर से प्रोसीड टू वैलिडेशन करना होगा। तो चलिए इस ऑप्शन को क्लिक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर में एक मैसेज दिखाई दे रहा है, वैलिडेशन इज सक्सेसफुल। इसका मतलब यहाँ पर किसी प्रकार के एरर्स नहीं आए हैं। हमने जो भी डिटेल्स इनकम टैक्स के रिटर्न में फिल की है एकदम करेक्ट की है और कंप्लीटली फिल की है। यहाँ पर राइट साइड में एक ऑप्शन दिया हुआ है प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपको इनकम टैक्स का रिटर्न वेरीफाई करना पड़ता है। वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला आप ईवीसी के द्वारा कर सकते हैं, दूसरा आप आधार ऑथेंटिकेशन से कर सकते हैं, तीसरा आप एक्नॉलेजमेंट को फिजिकली भेज सकते हैं बैंगलोर को थ्रू पोस्ट। तो इन तीनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके आपको इस रिटर्न को सबमिट कर लेना होगा। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने देखा है कि ITR 1 का कंपटीशन यानी कि फॉर्म 16 किस प्रकार से बनाया जाता है खुद का, फिर बाद में इस रिटर्न को किस प्रकार से ऑनलाइन फिल किया जाता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।